हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर मीनू शो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके लगातार मेल से पता चलता है कि आप हमारे इस सीरीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पेन्स के बारे में। अक्सर हम किसी भी पेन को नर्व पेन की तरह एड्रेस कर देते हैं और उसको बड़ा कैजुअली ले लेते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मैंने जिस गेस्ट को बुलाया है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर निखिल फराशर। वो हमें पेन्स के बारे में और डिटेल में बताएंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर निखिल। थैंक यू। तो डॉक्टर निखिल, सबसे पहले तो हमें ये बताइए नर्व पेन होता क्या है। तो मेरे व्यूअर्स के लिए आप सबसे पहले इसी को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें। मैं स्टार्टिंग से ही बताना चाहूँगा नर्व पेन क्या होता है। बेसिकली हमारी नर्व का ओरिजिन स्पाइन से होता है, ठीक है। तो हमारा जो हाथों में नर्व्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई होती है, वो हमारे सर्वाइकल रीजन से ओरिजिनेट होती है। और लेग्स को जो नर्व्स ट्रैवल करती हैं उसका ओरिजिनेट हमारे लंबर स्पाइन से होता है जी। देखिए, नर्व पेन को डिफ्रेंशिएट करने का 3-4 चीज़ें हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नर्व पेन का पेन हमेशा आपको रेडिएटिंग फील होगा, जैसे आपका पेन ट्रैवल करेगा। जैसे कि सपोज करो आपने देखा होगा कहीं आसपास ही जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी या नेक पेन की प्रॉब्लम होगी, उनका वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ से पेन स्टार्ट होता है और नीचे तक हमारे पेन जाता है, ठीक है। सेकंड, आपके उसी आर्म में या उसी लेग में आपको झंझनाहट फील होगी, ठीक है। झंझनाहट फील होगी, टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, नमनेस फील होगा और आपको सुनपन फील होता रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये नर्व पेन रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जो पेन ट्रैवल आपको कर रहा है। मतलब एक जगह से पेन स्टार्ट होता है और वो आप सोचते हो कि एक पेन आपका चल रहा है कहीं पे, वो सब नर्व रिलेटेड पेन है। तो नर्व जहाँ से, और बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि नर्व पेन का रीज़न जो होता है वो आपका ओरिजिनेट, जहाँ से नर्व ओरिजिनेट होती है वहीं उसका कॉज ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। स्पाइन से हमारी नर्व ओरिजिनेट होती हैं और स्पाइन से ही रिलेटेड हमें कई बार कुछ इश्यूज होते हैं जिसके कारण हमें रेडिएटिंग पेन फील होते हैं। तो ये बहुत एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और खुद अपने को डायग्नोज कर सकते हैं कि हमें रेडिएटिंग पेन आ रहा है और हमें नर्व से रिलेटेड पेन हो रहा है। जी डॉक्टर निखिल, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि नर्व पेन को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ आसान तरीके बताएं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप तो कोई भी फील्ड ले सकते थे, वाई फिजियोथेरेपी? मैम, इसके लिए मैंने अपनी फिजियोथेरेपी 2009 में कंप्लीट करी है। इट्स मीन 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है फिजियोथेरेपी बैचलर। तो इट्स मीन मैंने 2004 में अपनी 12th क्लियर करी थी। ड्यूरिंग द 12th मेरे फादर ने मुझे सबसे पहले फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ बताया था, बट उसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी की स्टडी की। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड लगाई कि इसमें बहुत वास्ट फील्ड है ये। मतलब कि आप सपोज क्या, मतलब आपको मैं बताऊं तो एक बच्चे से लेकर 80 साल के कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है और बूढ़े तक, उसकी पूरी लाइफ में फिजियोथेरेपी का रोल होता है जी। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है और आजकल के जो जैसे लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें तो फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा मस्ट है जी, बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिजियोथेरेपी जो फील्ड है इसलिए चूज़ करी क्योंकि मुझे इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप दिखाई दिया। सेकंड कि मुझे इसमें इंटरेस्ट दिखाई दिया, बहुत ही एक्साइटमेंट फील्ड है ये जी। तो इसमें कुछ ना कुछ रोज़ नया कुछ करने का मिलता है। पेशेंट के साथ आपको खुद अच्छा फील होता है। पेशेंट आपको पर डे का बेनिफिट जब बताता है कि हाँ मुझे आज बेटर है, आज मेरे जो हाथ जो मेरा नहीं चल रहा था वो चल रहा है, आपको इंटरनली एक बहुत अच्छी खुशी होगी जी, बिल्कुल। और डेली आपका पेशेंट से कांटेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए मुझे फिजियोथेरेपी फील्ड इसलिए अच्छा लगा मुझे। So Dr. Nikhil, coming back to nerve pain, अभी आपने बताया that all the nerves begin from the spinal cord और कहीं ना कहीं हमारा पोस्चर भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप क्या समझते हैं, क्या आप गाइड करेंगे कि हमारे उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका, हो सकता है उसमें भी कुछ गलत हो, तो व्हाट इज़ द राइट वे टू सिट, वॉक
तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि इसकी वजह से भी फिर डिजेनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जल्दी। ये मैम आपने सही क्वेश्चन करा इसमें कि आज की जैसे लाइफस्टाइल है हमारा 8 घंटे के साथ ड्राइविंग, सुबह की 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग और शाम की 1-1.5 घंटे, मतलब सेटिंग रहता ही रहता है, ठीक है। और बेसिकली क्या है, स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट होती हैं बेसिकली होती हैं स्पाइन के कर्वेचर्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब कर्वेचर्स कैसे डिस्टर्ब होते हैं? कर्वेचर्स आपकी एक्टिविटी से डिस्टर्ब होते हैं, आपकी डेली लाइफ लिविंग से डिस्टर्ब होते हैं। आप जैसे टेबल पे आप लैपटॉप पे रख के बैठे हैं या डेस्कटॉप है आपका और आपका जो भी वर्क टेबल है उस पर आप बैठे हैं, आगे झुक कर बैठे हुए हैं, तो आपका ऑब्वियसली आपका प्रेशर पॉइंट्स, आपके अलग अलग पॉइंट्स पे आपको प्रेशर पड़ेगा। फर्स्टली आपका नेक में इशू होगा, फिर अपर बैक में इशू होगा। जब आपका एक कर्वेचर में डिस्टर्बेंस होने लगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी स्पाइन डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में ही क्या होता है कि जब प्रॉब्लम बढ़ती रहती है तो हमारी जो नर्व्स होती हैं उन पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। अब जब हम नेगलेक्ट करने लग जाते हैं कि इशू को नेगलेक्ट करने लग जाते हैं हमारी इंटरनली प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। जब इंटरनली प्रॉब्लम बढ़ेगी, इंटरनली स्वेलिंग बढ़ेगी, बल्जिंग आएगी डिस्क में, तो आपके नर्व पे प्रेशर आना स्टार्ट होगा। जब नर्व पे प्रेशर होगा तो सर्कुलेशन इम्प्रॉपर हो जाएगा। जब इम्प्रॉपर सर्कुलेशन हो जाएगा आपको रेडिएटिंग पेन आने लग जाएंगे। रेडिएटिंग पेन आपको भी आप नेगलेक्ट कर रहे हो, आपको टिंगलिंग, सुनपन, यहाँ तक कि आपका लिम्ब जो है, हाथ या पैर आपका वीक होने लग जाएगा कंपेयर टू अदर लिम्ब, ठीक है। तो यही नर्व्स की इश्यूज हैं, जो नर्व पेन को आप नेगलेक्ट करोगे तो ये आप चीज़ों को फेस करते चले जाओगे। जी, इसका मतलब सबसे पहले तो पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और छोटा सा भी चेंज अगर डिस्कम्फर्ट भी है, सो आई थिंक पेन तक तो जाना ही नहीं चाहिए, डिस्कम्फर्ट लेवल पर ही हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। हाँ, देखिए फिजियोथेरेपी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, ठीक है, और सेल्फ डायग्नोज प्रोफेशन है। अगर आपको किसी भी तरीके का इशू आ रहा है अपनी बॉडी से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट से जाके कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छा कोई भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि किसी भी पेशेंट के चलने से ना, जब वो आपके पास आ रहा है 50% वो तभी डायग्नोज कर लेगा कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद की जो प्रॉब्लम है वो उसके कर्वेचर, इसके पोस्चर से, उससे ही डायग्नोज हो जाएगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद तो फिर है ही, पेशेंट के साथ आप बात करोगे, हिस्ट्री लोगे, उसका वर्क पूछोगे, कितनी देर की ड्यूरेशन है, सारी हिस्ट्री, ये सब क्लियर हो जाएगा। और मेरा मानना है अगर आपने डायग्नोज पकड़ लिया किसी भी पेशेंट का, आपने 50% वहीं ठीक कर दिया उसे, बिफोर द ट्रीटमेंट 50% पेशेंट वहीं ठीक हो गया। अब कर्वेचर्स में प्रॉब्लम है, आपका लाइफस्टाइल के कारण आपके जो पोस्चर है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो फिजियोथेरेपिस्ट नॉर्मली उसके पोस्चर्स को करेक्ट करेगा और कर्वेचर्स को करेक्शन करेगा। जब कर्वेचर करेक्ट होंगे, पोस्चर करेक्ट होगा, जो पेशेंट की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ठीक होती रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर निखिल, अभी आपने नर्व्स की बात की, जॉइंट पेन में भी तो फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो जैसे आपने नर्व पेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मैं चाहूँगी आप जॉइंट पेन के बारे में भी मेरे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, जॉइंट पेन जो होता है वो कांस्टेंट पेन होता है और लोकलाइज पेन होता है। जॉइंट पेन कभी ऐसे ट्रैवल नहीं करता बहुत ज़्यादा, ठीक है। आसपास की मसल्स में जरूर पेन हो सकता है, आपके जॉइंट के आसपास की मसल्स में पेन हो सकता है, वो क्योंकि मस्कुलर पेन है, जॉइंट से मसल्स इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। रेडिएटिंग पेन अगर जहाँ स्टार्ट हो रहा है तो आप यही मान के चलिए नर्व पेन है, ठीक है। लाइक जैसे आज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन आपको नी के आसपास के एरिया में, आगे पीछे इस एरिया में पेन होगा। इन्फ्लामेशन तो ऑब्वियसली आप नेगलेक्ट करोगे तो वो तो इन्फ्लामेशन परसिस्ट होना ही होना है, ठीक है। और जब आप अपने जॉइंट पे प्रेशर डालोगे तब आपको पेन होगा, जॉइंट मोबाइल करेगा तो पेन होगा, जॉइंट को आप कहीं भी यूज़ करने की कोशिश करोगे तो पेन होगा। तो ये जॉइंट पेन का डिफरेंशिएट है। नर्व पेन में सिंपल सा ये है कि वो जॉइंट अफेक्टेड नहीं होगा बट आपका ये पूरा लिम्ब अफेक्टेड होगा। जी डॉक्टर निखिल, आफ्टर कोविड, स्पेशली आफ्टर कोविड, एक यंगस्टर्स में खासकर एक स्ट्रेस पेन बहुत चला हुआ है, एंड दैट इज समटाइम्स इट इज सिम्प्टोमेटिक, समटाइम्स इट इज साइकोसोमैटिक। तो उसके बारे में मैं चाहूँगी हमारे थोड़ा सा व्यूअर्स को आप डिटेल में बताएं, बिकॉज आजकल 90% यंगस्टर्स आर अफेक्टेड बाय दैट। देखिए मैम, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैं मानता हूँ,
बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो फर्स्ट जो फैक्टर ये है कि इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब हुआ ड्यूरिंग द कोविड। जी। ठीक है, कोविड के जो ड्यूरेशन में इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट हुआ है उसका इफेक्ट अभी तक चलता आ रहा है। जी। उस कोविड के बाद जो इफ़ेक्ट्स आए हैं हमारी सोशल लाइफ में आए हैं, पर्सनल लाइफ में आए हैं और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं, उसका स्ट्रेस भी काफ़ी है। करेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली एक पेन होता है। जी। सपोज करिए एक पेशेंट मेरे पास आया है और वो स्ट्रेस में है। ठीक है, वो आपको डेली टू डेली पेन आपको कंप्लेन करेगा और पेन भी उसका चेंज होता रहेगा। कभी उसको यहाँ पेन है, कभी यहाँ उस पेन है। आप कितने भी डॉक्टर को दिखा लेना, अगर उसे स्ट्रेस पेन है, कितनी भी दवाई खा ले, वो कितना भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा ले, बट आपका उसका जब तक स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा, जब तक उसको पेन में रिलीज। सो द लोकेशन ऑफ द पेन एंड द नेचर ऑफ पेन बोथ विल चेंज। या बिल्कुल, जिस दिन वो स्ट्रेस फ्री होगा उस दिन वो आपको खुश हो दिखाई देगा, आपको रोकेगा डॉक्टर से कम है पेन या नहीं है पेन। ठीक है, जिस दिन स्ट्रेसफुल में होगा, स्ट्रेस में होगा, उस दिन वो कहेगा आज मुझे यहाँ पेन है, आज मुझे वहाँ पेन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। तो डज फिजियोथेरेपी हेल्प इन स्ट्रेस पेन आल्सो? यस, फिजियोथेरेपी इसमें बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती है। मेडिटेशन इज़ वेरी यूजफुल स्ट्रेस में। ठीक है, फिजियोथेरेपी में आप एक्सरसाइज के थ्रू, स्ट्रेचिंग के थ्रू अपना स्ट्रेस रिलीज़ करा सकते हैं। जी। और अच्छी काउंसलिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जी। डॉक्टर निखिल, आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी है विच इज़ कॉल्ड मोबाइल। अगर आप देखोगे तो यंगस्टर्स चाहे लेट के, बैठ के, चलते हुए, खड़े होकर, कैसे भी जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो पोस्चर का तो किसी को ध्यान नहीं रहता एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट करेक्ट ऑल्सो। और फ़ोन के बिना काम भी नहीं चलता। आजकल तो पीपल आर वर्किंग ऑन द फोन ऑल्सो। तो मैं चाहूँगी आप मेरे यंगस्टर्स को इसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझाएं कि वो किस तरीके से मोबाइल को यूज़ करें और अपनी हेल्थ को भी ठीक रखें। देखिए मैम, मैं तो फर्स्ट तो यही कहना चाहूँगा, मोबाइल को कम से कम यूज़ करें। बिकॉज ऑफ अगर मोबाइल ही कॉज है, जब तक आप प्रॉब्लम की कॉज को ही ख़त्म नहीं करोगे आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। बट तब भी मोबाइल अब नेसेसरी है, हर किसी के लिए नेसेसरी है। मोबाइल का यूज़ करने का तरीका बस मैं यही गाइड कर सकता हूँ कि आप एक तो मोबाइल को यूज़ करें तो आप सिटिंग में ज़्यादा यूज़ करें कंपेयर टू जैसे लेटे हुए मोबाइल को यूज़ करते रहते हैं, या टेढ़े लेटे हुए हैं, या सोफे पे थोड़ा सा नीचे होकर लेट के मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। आप सिटिंग में यूज़ करें, कोशिश करें नेक को थोड़ा सा ऊपर रखें। ठीक है, चेस्ट को थोड़ा सा प्रोट्रूड रखें। इस पोजीशन पे आप मोबाइल को यूज़ करेंगे तो इफेक्ट थोड़े से कम आएंगे। डॉक्टर निखिल, ये तो आपने बताया कि हम किस तरीके से मोबाइल को अच्छे से यूज़ करें, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी अपना नुकसान कर चुके हैं लाइफस्टाइल से, रॉन्ग पोस्चर से। वो क्या करें? उनके लिए मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो वो जल्दी से ठीक हो पाएँ। मैं कुछ प्रिकॉशनरी टिप्स बता देता हूँ। जो लॉन्ग ड्यूरेशन मोबाइल यूज़ करते हैं या लैपटॉप के सामने बैठते हैं, उनको हर थोड़ी थोड़ी समय में क्या एक्टिविटी करते रहना चाहिए जिसके कारण से उनको प्रॉब्लम कम फेस होगा। सीधे बैठ के आपको फर्स्टली तो नेक को मूव करना चाहिए। 10 बार छत पे देखना है, 10 बार ज़मीन को देखना है। फिर नेक को राइट की तरफ मूव करिए, लेफ़्ट की तरफ मूव करिए, राइट की तरफ मूव करिए, लेफ़्ट की तरफ मूव करिए। उसके बाद अपने लेफ़्ट हैंड को अपने शोल्डर पे रखिएगा, उससे शोल्डर को थोड़ा सा नीचे रखिए और राइट हैंड से नेक के अपोजिट डायरेक्शन पे उसको स्ट्रेच करिए। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अपोजिट साइड, राइट को राइट शोल्डर पे और लेफ़्ट से अपोजिट साइड, ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। थोड़ा से शोल्डर्स को अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये आप सिटिंग में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो एक स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता है वो रिलीज हो जाएगा और आपको सिम्टम्स कम आने के चांसेस होते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर निखिल, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हम कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी दे पाए होंगे इस एपिसोड से। और जैसा कि डॉक्टर निखिल ने बताया, हमें अपने लिविंग स्टाइल को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और लंबे टाइम तक हमारा साथ दे पाए। मिलते हैं एक और गेस्ट के साथ ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बात की पेन की, नर्व पेन, जॉइंट पेन, जो कि एक फिज़िकल लेवल पे पेन होता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे पेन्स भी होते हैं जिनके बारे में बात करना, बताना भी पेनफुल होता है। बट बीइंग अ डॉक्टर इतना तो मैं कह सकती हूँ कि आज कैंसर से इतना डरने की कोई बात नहीं है। इसके बारे में और डिटेल में हम जानते हैं हमारे गेस्ट से, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सुशांत मित्तल। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू दिस शो डॉक्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर मित्तल, जैसा हम आज मेडिकल साइंस को जानने वाले बोलते हैं कि अब कैंसर से इतना डरने की कोई बात नहीं है, तो इतना कन्विक्शन से हम इसके बारे में कैसे बोल सकते हैं? कैंसर पहले बहुत ही एक ड्रेडफुल, डरावनी नाम की बीमारी होती थी और आज भी है। लेकिन पहले वो इसलिए होती थी क्योंकि लोग लेट स्टेज में आते थे, स्टेज 4 में आते थे, लास्ट स्टेज में आते थे। लेकिन अब अवेयरनेस की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से अवेयरनेस बढ़ गई है। रिपोर्टिंग में, नई तकनीकों में, सर्जरी की टेक्निक बेटर हो गई है, रेडियोथेरेपी की टेक्निक बेटर हो गई है, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सब की वजह से साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हम पेशेंट्स को बेहतर लाइफ, लंबी लाइफ एंड गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। जिसकी वजह से हम कन्विक्शन से कहते हैं कि इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। टाइम पे अपना इलाज कराएं, टाइम पे डॉक्टर साहब से संपर्क करें और इस पे विजयी प्राप्त करें अपनी। ओके डॉक्टर मित्तल, आपकी जर्नी जो कैंसर स्पेशलिस्ट की रही ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स, तो इसमें आपने बहुत सारी मोडालिटीज़ में, बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखे होंगे। तो कहाँ हमारी जर्नी आ गई आज? जब मैं एम्स में था 2009 में, जब मैं एज ए रेजिडेंट था, तब से लेके अब में फ़र्क ये आया है कि डायग्नोसिस की टेक्निक और बेहतर हो गई है जी। पहले हमें सिर्फ ये पता लगता था कि कैंसर है या नहीं है, और अब हमें ये पता लगता है कि कैंसर है तो कौन से टाइप का कैंसर है, उसकी मॉलिक्यूलर यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पे किस तरीके से वो कैंसर बना है, क्या डीएनए या जेनेटिक चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से कैंसर बना है। ओके। अगर हम उन जीन्स या डीएनए को रिवर्स कर दें या कंट्रोल कर लें, उससे हम बीमारी को ठीक कर देते हैं। हर बीमारी के लिए आज की जनरेशन में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सी दवाइयाँ ओरल टैबलेट्स के फॉर्मेट में आ गई हैं जो डीएनए को कंट्रोल कर लेती हैं, जीन जो ख़राब होगी उसको कंट्रोल कर लेती हैं। तो इस वजह से टेक्निक बेटर हो गई है, पेशेंट्स की कॉम्प्लायंस बेटर हो गई है। जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से लोग डरते थे, उन चीज़ों में सुधार हो गया है। रेडियोथेरेपी जो कि स्पेशल एक्सरेज की टेक्निक होती है जिससे हम कैंसर को मारते हैं, ख़त्म करते हैं, उनकी टेक्निक्स में बेटर इम्प्रूवमेंट हो गई है। पहले चाहे हम सांस ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, रेडिएशन के दौरान एक ही किस्म से रेडिएशन दी जाती थी। लेकिन अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि जब आप सांस ले रहे हैं तो अलग रेडिएशन दी जाती है, सांस छोड़ रहे हैं तो अलग रेडिएशन दी जाती है। उसको IGRT कहते हैं, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। एक हफ्ते बाद जब ट्यूमर का साइज़ छोटा हो गया तो कंप्यूटर की मदद से हम उस रेडिएशन टेक्निक को और सुधार लेते हैं, कम एरिया में हम रेडिएशन देते हैं, नॉर्मल टिश्यू का हम बचाव कर लेते हैं। उसी तरीके से सर्जरी में पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती थी, सर्जरीज अभी भी कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसको करने के तरीके बेटर हो गए हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज आ गए हैं, रोबोटिक सर्जरीज आ गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की हीलिंग ज़्यादा जल्दी होती है और वो जल्दी अपने घर चले जाते हैं, स्टिचेस कम लगते हैं। तो इन सब की वजह से मेरी प्रैक्टिस के दौरान बहुत चेंजेस हो गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को, जैसे मैंने बोला, हम बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। डॉक्टर मित्तल, जैसे आपने बताया कि टेक्निक्स इतनी बेटर हो गई हैं और मोडालिटीज़ की वजह से हम बेटर तरीके से कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, तो आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें हमें इसके बारे में भी पता चली होंगी कि कैंसर होता क्यों है या व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, वो क्यों पनपता है। तो अगर हम उनको भी अगर आप जान लेंगे तो जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो अगर हम उन पे अगर ध्यान रखें तो हम कैंसर से बच भी तो सकते हैं। बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं।
साइंस की तरक्की की वजह से हमें बहुत से मॉलिक्यूलर लेवल या जेनेटिक लेवल पे पता लगा कि कैंसर क्यों बनता है। लेकिन अगर आसान शब्दों में बताऊं तो कारण वही 5-6 कारण ही हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इन एनी फॉर्मेट, खाने में पेस्टिसाइड होना, अडल्ट्रेटेड फूड, अडल्ट्रेटेड पानी, स्ट्रेस, पोल्यूशन, इन सब की वजह से हमारी बॉडी के अंदर किसी भी कारणवश से हमारा डीएनए ख़राब हो जाता है। वो डीएनए जब ख़राब होता है तो वो कैंसर बन जाता है। तो इसलिए प्रिवेंशन में तो हमें, जो हम 5th स्टैंडर्ड की मॉरल साइंस में पढ़ते थे कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, डाइट शुड बी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, नट्स खाने चाहिए, काजू खाने चाहिए, बादाम खाने चाहिए, वो सारी चीज़ें आज भी वैलिड है। हमें साथ साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, अपनी सीडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ के रेगुलर एक्सरसाइज करें जी, योगा करें, चाहे जॉगिंग करें, कोई स्पोर्ट्स खेलें, कुछ भी खेलें। टोबैको का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन लिमिटेड मात्रा में रखें। इन सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो हम कैंसर को डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग मेरे पास इस कारण से आते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, नेवर वी हैड एनी स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको, देन व्हाई डिड वी हैव कैंसर। सो साइंस इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि वो क्यों हो रहा है। सारे आंसर्स अभी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश से आपकी बॉडी का डीएनए खराब हुआ जिसकी वजह से वो उसका रिपेयरिंग मैकेनिज्म खराब हो गया, तो उस वजह से कैंसर हो सकता है। हो सकता है कोई वायरस हो जो हमें नहीं पता, इतने लाखों किस्म के वायरस होते हैं, कोई ऐसा वायरस हो जिसकी वजह से ऐसा हो गया हो। तो मेजर कॉजेज़ यही हैं। अगर आप इनका ख्याल रखें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो आप डेफिनेटली कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या जेनेटिक्स भी इसमें कोई रोल प्ले करता है? जैसे हमारे फैमिली ट्री में अगर किसी को है तो आर वी मोर प्रोन टू गेटिंग दैट प्रॉब्लम? यस, फॉर फ्यू कैंसर्स दे हैव जेनेटिक प्रीपोंडरेंस, लाइक ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, वेरी रेयरली पैनक्रियाटिक और प्रोस्टेट कैंसर। ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर में तो हम डेफिनेटली आज की डेट में यंग फीमेल्स को या जिनकी फैमिली हिस्ट्री, हम उनका जेनेटिक काउंसलिंग करा के जेनेटिक चेकअप कराते हैं जी, ताकि हम पेशेंट को तो आगे प्रिवेंशन का ट्रीटमेंट दे ही दें, साथ साथ उनकी बाकी ब्लड रिलेशंस में, जैसे कि उनकी मौसी हो गई, बुआ हो गई, बच्चे हो गए, सिस्टर्स हो गए, उन सबको भी हम आगाह कर सकें कि आपकी बॉडी के अंदर ये जीन है, इसका क्या प्रिवेंशन लेके आप अपने आप को कैंसर से बचाव कर सकते हैं। सो डॉक्टर, एक वैक्सीन भी आता है ना कैंसर के लिए। सो सम पीपल से दैट इट इज़ नॉट इफेक्टिव, ऐसे ही लगवा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जो कि बच्चेदानी की मुंह का कैंसर होता है, बहुत से लोग सर्वाइकल को, इस सर्वाइकल को मानते हैं, वो सर्वाइकल नहीं है। बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है, सर्विक्स जो होता है, उसके लिए कैंसर से प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन आती है। HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन आती है, वो डेफिनेटली इफेक्टिव है। ऑलमोस्ट 90 to 95% चांसेस होते हैं कि आपको वो कैंसर से प्रिवेंट कर सके। और यूजुअली उसकी गाइडलाइंस होती है कि जो भी फीमेल्स 9 years to 26 years के एज ग्रुप में है, उनको वो वैक्सीन लगानी चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान में हम 45 years के एज ग्रुप तक भी उसको वैक्सीन को लगा सकते हैं और उससे काफ़ी लोगों को प्रिवेंशन होती है। तो मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ या अपने दोस्तों को या फ्रेंड सर्कल में बताया है कि जिनकी भी बेटियां हैं, आप उनको बर्थडे पे गिफ्ट करिए ये वैक्सीन, जब भी उनकी मेंसेस शुरू होते हैं, एट 13 years or 14 years, whatever, whenever they happen, you should give this as a gift to your daughter or to your friend's daughter, to anybody, to your sisters or daughter, कि आप वो वैक्सीन देना चाहते हैं। इसकी 3 doses लगती हैं और उससे प्रिवेंशन हो सकता है और उसका कोई ऐसे हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स इस बात को ध्यान से सुने। सर्वाइकल कैंसर के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये वैक्सीन 9 to 26 years की एज में लगवा लेना चाहिए फीमेल्स को, और इंडिया में ये 45 years की एज तक भी लगता है। तो बहुत अच्छा आपने ये आइडिया दिया कि वी कैन गिफ्ट इट टू आवर लव्ड वंस। यस, डेफिनेटली। या डॉक्टर मित्तल, कई बार ऐसे होता है कि हम टेस्ट करवाने जाते हैं और सीधा स्टेज 4 पे डायग्नोस होता है कि सीधा स्टेज 4 का कैंसर है, और कई बार बॉडी में कोई सिम्टम भी नहीं होता। तो इज़ इट, व्हाट इज़ द फैक्ट, लाइक कि सिम्टम होता नहीं है या हमने उस सिम्टम को नोटिस ही नहीं किया? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत से लोग मेरे पास इस वजह से आते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव मेरे से पूछते हैं कि भाई इनको तो कोई सिम्टम नहीं था, इनका स्टेज 4 पकड़ा गया, आप हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं।
तो ज़्यादातर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गॉल ब्लैडर कैंसर होता है, पेशेंट को गैस बन रही है, डकारें आ रही हैं, पेट भरा भरा लग रहा है, तो लोग सोचते हैं गैस बन गई, हम दवाई खा ली, पेंटोसिड खा ली, रेंटेक खा ली, जो भी खा ली, और उससे उनकी चलता रहता है। होता ये है कि गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन होता है, बहुत सालों से स्टोन रखा हुआ है उसमें, वो 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो स्टोन कैंसर में बदल जाता है। या गॉल ब्लैडर जिसका काम होता है कि वो पित्त को निकालता है और उस पित्त से आपका खाना पचता है, तो वो आपको डिस्पेप्सिया जो है आप उसको इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि गैस बनना इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम। तो डायरेक्टली पता लगता है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया कि गॉल ब्लैडर में बीमारी है और वो लिवर तक फैल गई है। या फिर बहुत से लोगों को थकावट रहती है, वो सोचते हैं एज रिलेटेड थकावट है, या बैक एक है, तो लोग सोचते हैं कि उम्र के हिसाब से ऑस्टियोपोरोसिस का बैक एक होगा, तो वो बाद में डायग्नोज होता है कि वो प्रोस्टेटिक कैंसर था जो हड्डियों में चला गया, या मल्टीपल माइलोमा तो जो हड्डियों में चला गया। तो यूजुअली सिम्टम बहुत कॉमन नहीं होते हैं, ऐसे अलग से कोई सिम्टम नहीं होता कैंसर का। जैसे किसी को थकावट हो रही है, पहले वो 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाते थे, वो 1 मंजिल में सांस फूल जाता है, तो चेक कराओ तो हीमोग्लोबिन कम है। अब हीमोग्लोबिन क्यों कम है? क्या आपके पॉटी में ब्लड जा रहा है, या आपके सर्विक्स से ब्लीडिंग जा रही है, या आपके यूरिन में ब्लड जा रहा है? वॉट एवर द रीज़न माइट बी, इफ़ यू आर लूजिंग ब्लड एंड यू हैव एनीमिया, यू बिकम फटीग। सो उस फटीग का कारण ढूंढने के लिए आपने चेक कराया, तो आपको पता लगेगा ये बीमारी है। Okay. तो मेरा सबसे ये कहना है कि आजकल सब हॉस्पिटल्स में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं, 10-11 हज़ार 12 हज़ार में हो जाते हैं वो सारे चेकअप, 4-5 घंटे लगते हैं। तो साल में हर एक को अपना वो एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें CBC, LFT, KFT, ECG, एक्सरे, TMT, अल्ट्रासाउंड, पैप स्मीयर, मैमोग्राफी, डेंटल चेकअप, सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। तो मेजरली आप यू कवर एवरीथिंग। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, करेक्ट, कि भाई गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू हो गया, आप जाके कराते हैं, इसी तरीके से अपनी बॉडी की भी एक सर्विसिंग साल में एक बार करा के देख लीजिए कि उसमें कोई विटामिन D की कमी है, कोई विटामिन B12 की कमी है, कोई दांत बहुत शार्प है जो ज़बान पे अल्सर कर रहा है, तो उसको ग्राइंड करा लीजिए। इन सारी चीज़ों से हम वी कैन पिक इट अप एंड वी कैन प्रिवेंट कि अननेसेसरी कोई कारण ना बने कैंसर बनने का। डॉक्टर मित्तल, हर प्रॉब्लम के साथ में बहुत सारे मिथ्स होते ही हैं, कैंसर के लिए कुछ डेफिनेटली ज़्यादा ही हैं। तो जो सबसे कॉमन मिथ्स हैं, मैं चाहूँगी एक बारी आप उनके बारे में बात करें। जैसा कि लोगों को डर लगता है कि बायोप्सी नहीं करानी, पेट स्कैन इज़ इनफ, और या फिर कीमो नहीं कराना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं चाहूँगी उसके बारे में आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। कैंसर से रिलेटेड मिथ्स या फिर रॉन्ग बिलीव्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो लोग कैंसर के बारे में एक दूसरे को बताते नहीं हैं, पड़ोसी को भी नहीं पता होता है, रिश्तेदारों को भी नहीं पता होता कि उनको कैंसर है जी, क्योंकि उसके साथ स्टिग्मा बहुत अटैच्ड है कि बेटी की शादी कैसी होगी, या हमसे कोई पैसे ना मांग ले इलाज के लिए, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, हमारे पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो लोग बताते नहीं हैं कैंसर के बारे में, इस वजह से मिथ्स बहुत सारी डेवलप हो जाती है। उसमें से मोस्ट कॉमन मिथ जो है कि हमें बायोप्सी नहीं करानी, बायोप्सी कराने से बीमारी और फैलने लग जाएगी, सोते हुए शेर को जगा दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बायोप्सी को बैन कर देती, बंद कर देती। अगर आप किसी भी अच्छे सेंटर पे पढ़े लिखे डॉक्टर से, ना कि किसी झोला छाप से, आप अगर बायोप्सी कराते हैं तो उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस टाइप का कैंसर है। मॉलिक्यूलर टेस्ट हम कर सकते हैं कि हम आपको इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, मुंह से खाने की दवाइयाँ दे सकते हैं। तो हम सिर्फ पेट स्कैन के बेसिस पे नहीं बता सकते। पेट स्कैन तो एक फिल्म है, एक फ़ोटो है कि भाई इसमें कुछ गांठें दिख रही हैं, ऐसा हो सकता है कि वो कैंसर हो। आप उसको, उसमें हमेशा नीचे लिखा होता है कोरिलेट क्लिनिकली एंड हिस्टोपैथोलॉजिकली, तो उसका मतलब होता है कि बायोप्सी से आप प्रूव करिए। दूसरा एक मिथ होता है कि कीमोथेरेपी नहीं कराएंगे, कीमोथेरेपी कोबरे का जहर है और पता नहीं और बहुत सी बातें होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कीमोथेरेपी जस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, जैसे आप मलेरिया के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, निमोनिया के लिए देते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के लिए देते हैं, ऐसी कैंसर के लिए भी इट्स ए काइंड ऑफ एन एंटीबायोटिक। हालांकि वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से आपके बाल चले जाते हैं या लूज मोशन होते हैं या छाले होते हैं, वो सब होते हैं। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हो गई हैं। थैंक यू डॉक्टर मित्तल, इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू हियर। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स ने आज बहुत कुछ लिया होगा इस एपिसोड से। जुड़े रहिए दोस्तों, एक और एपिसोड के लिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।